कि जो, और हिमालय में भी सबसे पहला भाग था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है इसको तिब्बत हिमालय भाई, जो ट्रांस हिमालय है हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, हिमालय का सबसे पुराना भूखंड, इसका जो विस्तार तिब्बत में है उसके कारण से तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। और इसी कैलाश पर्वत के दक्षिण में एक झील स्थित है जिसे कहा जाता है मानसरोवर झील। जब आप नदियां पढ़ोगे तो बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम स्थल जो है ये मानसरोवर झील क्षेत्र होगा। इस ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां थी, काराकोरम सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद में लद्दाख, फिर उसके बाद में जास्कर। काराकोरम में हमने देखा था कि काराकोरम दर्रा स्थित है जो कि भारत का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है। काराकोरम में ही हमने देखा था सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा इसके अंदर हिस्पर, बाल्टोरा, डियाफो ये अन्य ग्लेशियर हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जो पड़ती है वर्तमान में पीओके में, आज हमारे पास में नहीं है। फिर हमने देखा था लद्दाख। लद्दाख में सबसे ऊंची चोटी है जिसे कहा जाता है राकापोसी। लद्दाख और जास्कर इन दोनों के बीच में एक नदी घाटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है सिंधु नदी घाटी। फिर हमने देखा था लद्दाख का पठार। तो जो काराकोरम है और जो लद्दाख है इन दोनों के बीच में एक पठार स्थित है जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4800 मीटर स्थित है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, वर्षा ना के बराबर होती है, लगभग अधिकांश समय में बर्फ पड़ी रहती है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में नुब्रा नदी और एक नुब्रा घाटी भी प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय जो है उसको हम कहते हैं मुख्य हिमालय। हिमालय को बोल रहा हूं मैं, पहले हमने देखा था हिमालय, और इस हिमालय का उद्गम जो है ये 33 साल के अवसाद के कारण हुआ था। तो सबसे पहले हिमालय को हमने ए पार्ट में तोड़ा और ये ए पार्ट कहलाता है ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय का जो दूसरा भाग है बी पार्ट, इसको कहा जाता है मुख्य हिमालय। जो आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? मुख्य हिमालय। इस मुख्य हिमालय के भी 3 भाग हैं। कितने हैं? 3 भाग। इसका पहला भाग है जिसे कहा जाता है हिमाद्री या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। दूसरा है जिसको कहा जाता है लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। और तीसरा है जिसको कहा जाता है शिवालिक। क्या कहते हैं जिसको? शिवालिक। तो 5 के पहली इकाई के उपभाग कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय देखा। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा? काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। अगर हिमालय को हम और छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ें तो लगभग 22-25 इकाइयां बनती हैं हिमालय की, लेकिन आपको ज्ञान तोड़ना नहीं है, मोटी मोटी चीजें याद रखनी है। आज हम देखेंगे मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय हिम प्लस आलय जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ हिमालय। मुख्य हिमालय की बात यह है कि मुख्य हिमालय जो है एक तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। तो हमने यहां ये जो भाग था इसके दक्षिण में आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से एक अनुव्रत श्रृंखला चल रही है लगातार, अनुव्रत श्रृंखला लगातार, फिर यहां जाके ये मिल रही है ऐसे। तो यहां पे आपको ऐसे मोड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये यहां पे भी आपको एक मोड़ दिखाई दे रहा होगा। इनको कहा जाता है अक्ष संघीय मोड़। क्या कहते हैं इसको? अक्ष संघीय मोड़। इसी का दूसरा नाम है सेंट्रिकल बैंड। सेंट्रिकल बैंड कैसे बनता है? जब कोई चीज प्रेशर देती है तो उसमें जो मुड़ाव आते हैं उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रिकल बैंड। सेंट्रिकल बैंड का मतलब ये हो गया कि बीच वाला जो भाग है सेंट्रिकल, बीच वाला जो भाग है उसके ज्यादा जोर देने के कारण किनारों का क्या हो जाना? मुड़ जाना, उसको हम कहते हैं सेंट्रिकल बैंड। तीसरा इसका नाम है हेयर पिन मोड़। हेयर पिन ये जुड़ा बनाती है तो वो होती है ऐसे यू टाइप की पिन होती है, जिगजैग जिगजैग टाइप की, वो से गो के रखती है, बस वही हेयर पिन मोड़। समझ रहे हो? हां ठीक है, मैं बता दूं वैसे ये जिगजैग टाइप की होती है, ऐसे जिगजैग होता है फिर ऐसे इस टाइप का वो हेयर पिन मोड़ जुड़ा बनाने के काम आती है। ये 3 नाम है इसके। मुख्य हिमालय जो है, इस मुख्य हिमालय की मुख्य मुख्य बातें आप लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं पूरा। एक तो ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित। दूसरा दोनों भुजाओं पर, दोनों भुजा कौन सी? पश्चिमी भुजा और पूर्वी भुजा, दोनों भुजाओं पर अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़, या फिर हम क्या कहेंगे? सेंट्रिकल बैंड, सेंट्रिकल बैंड या हेयर पिन मोड़। हेयर पिन मोड़ स्थित है, मोड़ स्थित है। अब कई बार प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, हालांकि वो सिंपल सा प्रश्न होता है, पूछ लिया जाए कि ये जो अक्ष संघीय मोड़, ये जो सेंट्रिकल बैंड या जो हेयर पिन मोड़ ये बन रहे हैं, इसके बनने का कारण क्या है? तो अगर कारण पूछा जाए तो ध्यान रखना, यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, और यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। यहां पे भी एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत, और यहां से भी एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सिंधु नदी। प्रश्न यह पूछा जाता है कि हिमालय के पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ पर कौन सा पर्वत स्थित है या कौन सी नदी स्थित है? पश्चिम वाले में कौन सा है? नंगा पर्वत। पूर्व वाले में कौन सा है? नामचा बरुआ। पश्चिम वाले में नदी कौन सी है? सिंधु नदी। पूर्व वाले में नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो सेंट्रिकल बैंड की दोनों भुजाओं पे एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी, दोनों ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। फिर इसकी लंबाई, ये जो मुख्य हिमालय है, इस मुख्य हिमालय की अगर हम लंबाई देखें तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? लंबाई है 2400 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। एक चीज और ध्यान रखना जो आपके काम की है वो ये है कि हिमालय जब ये म्यांमार के अंदर प्रवेश करता है, हिमालय किधर हो रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, और जब ये म्यांमार की ओर प्रवेश करता है, म्यांमार से निकल के फिर देखो ये नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय के ही अवशिष्ट भाग है। जब हम पढ़ेंगे ना तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके मुख्य हिस्से हैं? भारत के किस भौतिक प्रदेश का अंश है? तो वो किसके अंश है? इस हिमालय के अंश है। ये जो हिमालय का म्यांमार में विस्तार है इसे क्या कहा जाता है? तो हिमालय का जो म्यांमार में विस्तार है इसको कहा जाता है अराकान योमा। यहां पे इसको क्या कहते हैं? अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत कहां पे? म्यांमार में। तो म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? अराकान योमा के नाम से जानते हैं। लंबाई 2400 किलोमीटर, ये सब चीजें रफ सा मैप बना के याद रख लो। अक्ष संघीय मोड़ यहां भी है और अक्ष संघीय मोड़ यहां भी है। निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है? नामचा बरुआ पर्वत,
और ब्रह्मपुत्र नदी, इधर नंगा पर्वत और सिंधु नदी। उतार लिया? रफ सा चित्र बना लो, रफ सा चित्र बना के उतारते जाया करो। क्या यहां जाओ ना, आगे जाया करो। आ जाओ, यहां जाओ। ये वाला उतार लिया? स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब इसमें भी हमको पढ़ना क्या है? इसमें हमको पढ़ना है अब हिमाद्री। हिमाद्री, इस हिमाद्री को महान हिमालय या ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय, हिमाद्री जो है इसे महान हिमालय या ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। यह मुख्य हिमालय का कौन सा भाग है? मुख्य हिमालय आप दिखाई दे रहा है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये दिखाई दे रहा है यहां तक। इसके बाद में ये जो भाग है पूरा का पूरा, ये क्या है? पूरा का पूरा मुख्य हिमालय। और ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय। इसका कौन सा उत्तरी उत्तरी भाग? कौन सा वाला? ये देखो, ये वाला, ये सबसे उत्तर में। तो मुख्य हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग। अब जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें शायद यही एक भाग ऐसा होगा जो लगातार दिखाई दे रहा है, जिसमें कहीं कोई कट नहीं है, कोई कट दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लगातार है ये, मतलब अनवरत है। तो हिमालय का कौन सा भाग है जो अनवरत है, कंटिन्यू है, जिसमें कहीं भी कोई भी दर्रा या पास या कोई कट नहीं है? वो कौन सा भाग है? हिमाद्री। यह हिमालय का अनवरत भाग है, अनवरत या लगातार चलने वाली श्रृंखला है, संचालित श्रृंखला है। लंबाई 2400 किलोमीटर, लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और हिमालय के इस भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? इस भाग की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी पर्वत श्रृंखला नहीं है जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर हो, इसीलिए हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कहलाता है। लंबा नहीं, ऊंचा। दुनिया की जितनी भी टॉप मोस्ट 20 या 20 से ज्यादा चोटियां जो हैं वो आपको सारी इसी भाग में देखने को मिलेंगी। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी भाग में स्थित है। अब इस भाग में कौन कौन से ग्लेशियर हैं पहले वो देख लो। ग्लेशियर, ग्लेशियर, हिमाद्री, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में जो ग्लेशियर हैं उनमें मिलाप किससे हुआ? पिंडारी से हुआ। तो गंगोत्री और यमुनोत्री, और दोनों ही भारत की मुख्य नदियां हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे मुख्य नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी, विश्व की एकमात्र नदी जो अपने जल को स्वतः शुद्ध कर सकती है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। इसी में पाई जाने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसको सूंस कहा जाता है। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर में जगह कौन सी है? गोमुख। दो अलग अलग शाखाएं आती हैं, एक अलकनंदा, एक भागीरथी। ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं? गंगा। यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम स्थल, और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। मुख्य नदियां हो गई, दो अन्य हो गई मिलाप और पिंडारी। अब इस क्षेत्र की दो मुख्य चोटियां आपको याद रखनी है, एक भारत की और एक विश्व की, दोनों यहीं स्थित हैं। तो पहले देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। स्थित कहां है? नेपाल में। स्थित कहां है? नेपाल में। अब जो माउंट एवरेस्ट है इसके दो नाम है, एक नेपाल में लोकल भाषा में क्या कहा जाता है और एक तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? नेपाल में कहते हैं इसको सागर माथा। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा का मतलब है स्वर्ग का द्वार। नेपाल में अब इतनी ऊंचाई है, स्वर्ग ये बाकी रहेगा कोई 8850, यहां पहुंच गया तो भी स्वर्ग में है और यहां से पड़ गया तो भी स्वर्ग में है। ठीक है। दूसरा है तिब्बती भाषा में, तिब्बती भाषा में इसका नाम है चोमा लुंगदुंग। चोमा लुंगदुंग, इसका मतलब है पर्वतों की रानी। इसका मतलब क्या है? पर्वतों की रानी। राजा नहीं है, रानी। कोई नहीं है, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, राज्य बदलते रहते हैं। यह है सागर माथा। भावनाओं में बदल दो, जिनकी आई है वो भी दुख पा रहे हैं, जिनकी नहीं आई वो भी दुख पा रहे हैं। क्या हुआ? जिसके आगे उसके ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उतार गया, उतार गया। अब देखो हिमालय के इस भाग में जो है कुछ दर्रे हैं, जो दर्रे होते हैं गैप पास जिसको कहा जाता है। जैसे यहां ये है पास है, यहां ये वाला पास है, यहां ये वाला पास है, यहां ये वाला पास है, ऐसे दर्रे हैं। ये दर्रे मतलब दो पर्वतों के मध्य से जाने वाला सकड़ा रास्ता, पास जिसको कहा जाता है, गैप जिसको कहा जाता है, वो दर्रे हैं। इस क्षेत्र में
ये जो दर्रे हैं इनको कहा जाता है ला। क्या कहते हैं? ला। तो स्थानीय भाषा में हिमालय के इस क्षेत्र में स्थित दर्रे ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ला कहलाते हैं। दर्रे क्या कहलाते हैं? ला कहलाते हैं। जैसे जोजिला। अब ये जोजिला किसके बीच में है? तो जोजिला जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। अब श्रीनगर तो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेह स्थित कहां पे है? लद्दाख में। आज अगर हम देखें तो आज हम ये कहेंगे कि जोजिला जो पास है, जोजिला जो दर्रा है, ये दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। नहीं जोड़ता? जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा और लेह को भी जोड़ेगा, एक यहां एक यहां। तो जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ रहा है? श्रीनगर और लेह को जोड़ रहा है। तो इसके नीचे लिखना दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है, दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। दूसरा है बुर्जिल। अब ये बुर्जिल क्या करता है? बुर्जिल श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। तीसरा है सिपकिल्ला। ये हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और यहां आपको एक राज्य दिखाई देगा, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे आपको दिखाई देगा उत्तराखंड, फिर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अब ये जो बगल में दिखाई दे रहा है आपको तिब्बत, ऊपर क्या है? चीन। यहां पे आपको कैलाश श्रेणी दिखाई दे रही होगी। ट्रांस हिमालय का वो भाग जो कहां पे है? तिब्बत में। क्या कहते हैं इसको? कैलाश श्रेणी। इसके दक्षिण में अपने झील का नाम सुना था, मानसरोवर, वो इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये जो हिमाचल है, इस हिमाचल को किससे जोड़ रहा है? ये तिब्बत से जोड़ रहा है। यहां से एक नदी पड़ोगे आप, उस नदी का नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। तो सतलज नदी जो है ये भारत में जब प्रवेश करती है तो कौन से दर्रे से करती है? वो दर्रा कौन सा है? सिपकिल्ला दर्रा है। तो सिपकिल्ला दर्रा, इससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज को वैदिक काल में कहा जाता था सतुद्री। क्या कहते थे? सतुद्री। भारत में प्रवेश करती है। हाँ, तिब्बत से निकलती है। हाँ, और नदियां आएंगी तब उधर देखेंगे। आइडिया याद रखो कि हाँ ये यहाँ पे है। आइडिया याद रखना, बाकी कोई नहीं है। पूरा मैप आइडिया का खेल है। ये पता होना कि कौन से राज्य के पास में कौन सा है। अब दिल्ली के पास में मेघालय थोड़ा आएगा, मेघालय पड़ा उसके अंदर। दिल्ली के आसपास कौन से होंगे? हिमाचल होगा, उत्तराखंड होगा, पंजाब होगा, हरियाणा होगा, यही होंगे। नीचे कौन से होंगे? राजस्थान होंगे। तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये क्षेत्र है, बस इतना बाकी कुछ मत रखो। अब देखो तिब्बत में अधिकार किसका है? चीन का। हिमाचल आपका क्षेत्र है। अब अगर नदी प्रवेश कर रही है, मतलब कोई मार्ग है, तो पुराने जमाने में जब हम नदियों के माध्यम से व्यापार करते थे या स्थल मार्ग से हम व्यापार करते थे, तो हमारे पास बाजार, जो भी बाजार थे उस समय, खासतौर से बाजार हुआ करता था मध्य एशिया और यूरोप। तो भारतीय लोग रेशम मार्ग के ऊपर, उस रेशम मार्ग से जो व्यापार किया करते थे यूरोप के साथ में, क्या इस दर्रे से हम जा सकते थे? क्या जा सकते थे? क्योंकि नदी थी। तो ध्यान रखना, आज वर्तमान में इस मार्ग से व्यापार नहीं किया जाता है, लेकिन कभी प्राचीन काल में ये जो दर्रा है ये रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो इसमें आप नोट लगा के लिख लो कि ये दर्रा रेशम मार्ग से भारत को जोड़ता है। फिर चौथा है नाथुला। यह दर्रा, ऊपर वाला वापस रिपीट कर रहा हूं, यह दर्रा रेशम मार्ग से भारत को जोड़ता है। नाथुला, ये सिक्किम, ये उभरा हुआ सा भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सिक्किम। और सिक्किम के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको तिब्बत। दिखाई दे रहा है। तो नाथुला किस किस को जोड़ता है? नाथुला जोड़ता है सिक्किम और तिब्बत को। और इसी क्षेत्र में क्या स्थित है? डोकलाम का पठार। ये बार बार अखबारों में चलता है ना, चिकन नेक मुर्गे की गर्दन, वो यही है। तो चाइना अगर डोकलाम के पठार पे कब्जा कर लेता है, डोकलाम के अधिकार में आ जाता है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो चिकन नेक इसको क्या कर देगा? कब्जा कर लेगा। इसको कब्जा कर लिया तो भारतीय सेना जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगी और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? भारत के अधिकार से बाहर हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम चला रहे हैं गंगा मेकांग परियोजना। मेकांग नदी है म्यांमार में, तो हम क्या कर रहे हैं? स्थल मार्ग से इधर से बांग्लादेश के माध्यम से म्यांमार बाई रोड और इधर से जल मार्ग से म्यांमार, ताकि क्या करें? काउंटर अटैक कर सके अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो गंगा मेकांग परियोजना चला रखी है, उसका उद्देश्य यही है। तो नाथुला दर्रा 62 की लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट 1952 में प्राचीन हुआ था। तो कौन सा दर्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था? नाथुला। किसको जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को। देख लेना इसमें, यह दर्रा रेशम मार्ग से गुजरता है। फिर है जेलेपला। ये भी किसको जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को। जेलेपला किसको जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को। अब याद नहीं रहे तो सीधा सिंपल याद रख लो, टूए पे ज्यादा सेक दिया तो जल गया, कौन? नाथू। बस दो दर्रे याद रखने हैं। तय से तवा याद रख लो, सह से सेकना याद रख लो, ज्यादा से कोई जल जाएगा, कौन जल जाएगा? नाथू जल जाएगा। फिर है लिपुलेख दर्रा। ये किसके बीच में है? यह है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में। इसमें दो चीजें याद रखो। एक यात्रा के बारे में सुनते हो आप, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश पर्वत जहां पे शिवजी विराजमान है, और कैलाश पर्वत है कहां पे? मानसरोवर झील के निकट। और मानसरोवर झील क्षेत्र कहां पे आता है? तिब्बत में। तो एक तो इसको कहा जाता है मानसरोवर का प्रवेश द्वार। मानसरोवर प्रवेश द्वार। अब मानसरोवर प्रवेश द्वार है तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कैलाश मानसरोवर
यात्रा का मार्ग जो लिखा हुआ है भाग्य में उसको बदलना है, मानसरोवर जाना है। मानसरोवर में कौन बैठा है? कैलाशपति बैठा है, महादेव बैठा है। कुछ ना कुछ जोड़ टुगाड़ करके याद करने पड़ेंगे, नहीं तो ये जांगलान फांगला डांगला कहीं आएंगे भी तो आगे नाम थोड़े जोड़ पटाएंगे, बाकी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उतार लिया, कर दो चेंज। अब इसी क्षेत्र में एक और रहा है जिसका नाम है बड़ा लाचा ला। बड़ा लाचा ला ये दो क्षेत्रों को जोड़ता है। किसको? लेह को मनाली से। लेह कहां है? लद्दाख। मनाली कहां है? हिमाचल में। अब एक बात बताओ, क्या आप डायरेक्ट हिमाचल से लद्दाख जा सकते हो क्या? कैसे? हिमाचल से आप डायरेक्ट लद्दाख कैसे जाओगे? बीच में क्या जम्मू कश्मीर पार नहीं करोगे भाई? ऐसे काट दिया ना। ये लद्दाख, ये क्या है? जम्मू। हिमाचल तो यहां पड़ गया, कैसे जाओगे? उठ के? कैसे नहीं आएगी? कब गए थे? 6 महीने पहले। और जम्मू वाला जम्मू खिला लिया होगा इधर, हैं? कैसे जाओगे? कैसे कटा हुआ है? टेढ़ा। आप ध्यान रखना, ये जोड़ता तो लेह और मनाली को है, लेकिन ये गुजरता है कहां से? जम्मू कश्मीर के अंदर से। तो अपन जब परिवहन पढ़ेंगे ना, तो परिवहन में अपन पढ़ेंगे NH7, NH1। तो NH1 के कई पार्ट हैं, NH1 A, B, C और D। ये पूरा एक जाल है। इस पूरे जाल के अंदर ये जितने पासे जा रहे हैं, जिसमें आपकी सुरंग, जवाहर सुरंग ले लो, अटल सुरंग ले लो, चेन्नानी नासिरी सुरंग ले लो, ये सब किसको जोड़ रही है? ये सब इन्हीं क्षेत्रों को जोड़ रही है आपस के अंदर, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और लद्दाख वाले बेल्ट को, क्योंकि ये क्षेत्र ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ रहता है, तनावशील क्षेत्र है। तो हमारी सेना का मूवमेंट जो है वो तेज करने के लिए हमने कुछ कुछ जगह पे सुरंग बना रखी है, जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, रास्ते संकड़े हैं, तो हमने सुरंगों का निर्माण किया है। तो ये जितने भी पासेज है ना, आज वर्तमान में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जिस समय कारगिल हुआ था तब हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी, तो उनका उद्देश्य क्या था? NH1 पे कब्जा करना। LOC देखी किसी ने? LOC मूवी देखी है? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC नहीं देखी होगी आपने, अपने मोबाइल देखो, दुल्हन ले जाएंगे वो देखो। तो उसमें बार बार बात करते हैं कि NH1 पे कब्जा कर लो, जम्मू कश्मीर कट जाएगा पूरे भारत से। तो उनका टारगेट यही था। द्रास सेक्टर के अंदर जो टाइगर हिल्स, यहाँ पे जो बैठे थे, उनका उद्देश्य यही था NH1 को काटना। उस समय हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि अगर वो NH1 को काट भी दे तो भी हम जम्मू कश्मीर को कवर कर सकते हैं, लद्दाख को कवर कर सकते हैं बहुत तेज गति से, कारण ये पासेज। तो बड़ा लाचा लातरला लेह और मनाली को जोड़ता है, मतलब हिमाचल को जम्मू कश्मीर के माध्यम से कहां जोड़ता है? लद्दाख में जोड़ता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो हम इसको बार बार हिमाद्री कह रहे हैं, ये हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, वर्ष भर बर्फ से ढके रहने के कारण, ढके रहने के कारण। इस क्षेत्र की और विशेषता क्या है? यहां अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पाई जाती है। बता लिया। अब देखो, हिमालय हो गया, अब करते हैं लघु हिमालय। ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं। ये बीच में ये ऐसे दिखाई दे रहा है टूटा हुआ, टूटा हुआ सवाल दिखाई दे रहा है आपको? यही क्या है? लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। तो एक तो ये हो गया कि अनवरत नहीं है, यह है अनवरत श्रृंखला नहीं है, श्रृंखला नहीं है। दूसरा, इसकी औसत ऊंचाई, हालांकि यह है तो 2400 किलोमीटर में, लेकिन ये लगातार नहीं है, टूटा हुआ है, फैला हुआ 24 किलोमीटर में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर, 4500 मीटर। उसकी कितनी थी? 6100 मीटर। इसकी कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। सबसे खास बात ये लगातार नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में है। तो इसकी अलग अलग शाखाओं को, क्षत्रिय आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में हम नाम सुनते हैं अरावली। अरावली का उद्गम अरब सागर से होता है और ये दिखाई देती है आपको गुजरात में, पालनपुर में। तो गुजरात में पालनपुर से लेकर खेड़ब्रह्मा तक इसको कहा जाता है पालनपुर की पहाड़ियां। खेड़ब्रह्मा से प्रवेश करती है राजस्थान में, राजस्थान में इसको कहते हैं हम अरावली या आडावल। फिर ये यहां से निकलती है हरियाणा में, हरियाणा में इसको कहते हैं डोसी पर्वत। फिर ये प्रवेश करती है दिल्ली में, दिल्ली में इसको कहते हैं रायसीना की पहाड़ियां। वैसे ही नाम तो क्या है? हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय। लेकिन इसका प्रसार अलग अलग जगह है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, नेपाल में है, सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में है। इन क्षेत्रों में से नाम भी क्या है? अलग अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको कहते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? पीर पंजाल पहाड़ी, पीर पंजाल की पहाड़ियां। फिर हिमाचल में इसको कहते हैं धौलाधार, हिमाचल में इसको क्या कहते हैं? धौलाधार। फिर उत्तराखंड में इसको कहते हैं नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी। फिर नेपाल में इसको कहते हैं महाभारत श्रेणी, फिर सिक्किम
सिक्किम में इसको कहते हैं डोकिया पर्वत, डोकिया पर्वत, सिक्किम में इसको कहते हैं डोकिया पर्वत। फिर है भूटान, भूटान में इसको कहते हैं ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, यह अनवरत श्रृंखला नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। अलग अलग शाखाओं में होने के कारण इसके क्षेत्र के नाम भी क्या है? अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागपीपा या मसूरी श्रेणी, नेपाल में इसको महाभारत कहा जाता है, सिक्किम में इसको डोकिया पर्वत कहते हैं, भूटान में इसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं। और आपके एलपी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि पीर पंजाल हिमालय की किस श्रेणी का भाग है। एक बार ये पूछा गया था कि धौलाधार हिमालय के किस श्रेणी का भाग है। ज्यादा कुछ है नहीं, 6 नाम है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय से इसका लेना देना है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसी हिमालय के भाग में दो तीन चीजें और बची हैं, अभी किताब को भी बंद करो, दो तीन चीजें और ये पूरा कर लो। यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और वो घास के मैदान जो है वो काफी उपजाऊ, अच्छे और हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्यप्रद होते हैं, जहाँ पे अल्पाइन प्रकार की घास पाई जाती है, जिनको कश्मीर में तो कहा जाता है मर्ग और उत्तराखंड में कहते हैं वुगियाल या पयाल, और हिमालय के इसी भाग में पाया जाता है करेवा, करेवा जहाँ पे होती है केसर की खेती। ये दो तीन चीजें और पड़ी हैं, वो उतार लो, फिर ये कम से कम कंप्लीट हो। करवा दूं? चलो हिमालय के इस भाग में स्थित शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये नाम सुनते हो ना, वही मर्ग, तथा उत्तराखंड में वुगियाल या पयाल, वुगियाल या पयाल कहते हैं, वुगियाल या पयाल कहते हैं। दूसरा, यहां करेवा नामक क्षेत्र, अभी करेवा नामक क्षेत्र है कैसा? तो ये नदियों के अवसाद से तैयार किया गया मैदान है। करेवा क्या है? नदी अवसाद या निक्षेप निर्मित मैदान, निर्मित मैदान है। प्रसिद्ध किस लिए है? केसर की खेती के लिए, केसर उत्पादन के लिए हेतु प्रसिद्ध। राजस्थान में भी होती है केसर की खेती? कहां पे? अब हाँ तो इतनी जोर से बोला तो बता दो कहां पे? जयपुर के कौन कौन है प्रॉपर जयपुर के? जयपुर में कहां से? अच्छा लोग कौन है जयपुर का? जयपुर हाँ, आमेर उम्मीद कोई नहीं क्या? अरे काय बोलते तुम वहीं बैठ जाओ वापस जाके, आमेर मिल जाता कभी वहां भी नीचे देखा माउंट तालाब है, वहां कैसे क्या नहीं है क्या? अकबर ने बात लगाई थी कैसे जो दवाई जब प्रेग्नेंट थी। हाँ